आज हम करने जा रहे हैं जी क्वेश्चन नंबर 20 पेज नंबर 474 पर। कई बार कई बच्चे यूट्यूब चैनल पर भी पहुंच चुके हैं, भाई हम क्वेश्चन नंबर 2 नहीं किया, हमने 3 नहीं किया, क्वेश्चन नंबर 20 छोड़ दिया। तो मैंने बार बार पहले भी बताया कि छोड़ा नहीं है, ये 2, 3 और 20 इन तीनों क्वेश्चन में कॉमन इशू था जिसकी वजह से हमने इसको पेंडिंग किया था। आज आपका वो भी मसला हल हो जाएगा। हम ये क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 20 क्योंकि इन तीनों में कॉमन इशू है, इसको सॉल्व करने के लिए हम क्वेश्चन नंबर प्रॉब्लम नंबर 20 करने जा रहे हैं। जब 20 कर लेंगे, इसको अगर अच्छी तरह समझ लिया आपने, तो आपके लिए 2 और 3 करना कोई मसला नहीं होगा। तो मेरी तरफ से आज ये न्यूमेरिकल का लास्ट लेक्चर है। आप अपनी प्रैक्टिस के लिए प्रॉब्लम नंबर 22, 23, 24, 25 कर सकते हैं कि उनमें भी वही एडजस्टमेंट्स हैं जो हमने ऑलरेडी सारी की सारी पढ़ ली हुई है। मेरा ये ख्याल है कि इंशाअल्लाह पेपर जो है ना, वो आज तक जब भी आया है वो 20 के अंदर अंदर क्वेश्चन में से ही आया है। हमने फिर भी 21 तक कर लिए हैं। 21 तक आप प्रैक्टिस कर लें तो इंशाअल्लाह ताला आपका पेपर कवर हो जाएगा। तो बाकी जो 22 से 25 तक है वो आप खुद प्रैक्टिस कर लें। फॉर्मेट भी आपको दिया हुआ है, फॉर्मेट समझाया भी हुआ है। कहीं पे भी अटके आप उस फॉर्मेट को ओपन करें, ईजीली आपका 22 से 25 तक क्वेश्चन भी आपके हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला। मैं आपको लास्ट इशू समझाने जा रहा हूँ जी, वो क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 20 में कॉमन है। 2, 3 और 20 में कॉमन है। कोशिश करें इसे कंसेप्चुअली समझने की ताकि 2 और 3 आपसे इजीली हो जाए। वो इशू क्या है अभी उस तक पहुँचते हैं तो मैं आपको बताता हूँ, फिर आपको सही समझ आ जाएगी। अभी हम जैसे रूटीन में क्वेश्चन करते हैं ना, वैसे स्टार्ट करते हैं। देखा भाई, द फॉलोइंग डाटा रिलेट्स टू द मिस्टर हसाम मौजम for the tax year ended 30th June 2020. Calculate his taxable income and tax payable. मिस्टर हसाम मौजम का क्वेश्चन है, उसकी वही टैक्सेबल इनकम और टैक्स पेबल आपने फाइंड आउट करना है। सबसे पहले देखें जी, आपके पास बेसिक सैलरी है। एज़ यूजुअल जैसा आप करते रहे, बेसिक सैलरी फुली टैक्सेबल होगी। तरतीब से शाबाश लिखते जाएं। सबसे पहले जी बेसिक सैलरी 10 लाख फुली टैक्सेबल है। उसके बाद बोनस फुली टैक्सेबल है 1,50,000। पे इन ल्यू ऑफ लीव्स $60,000 फुली टैक्सेबल है। स्पेशल एडिशनल अलाउंस, अक्सर बच्चे ना स्पेशल अलाउंस देके फुल एग्जाम कर देते हैं। मैंने कहा था स्पेशल अलाउंस का सिर्फ नाम लिखा हो ना साथ, उसके साथ अगर कुछ और आ गया, जैसे एडिशनल अलाउंस आ गया ना, तो ये फुली टैक्सेबल है। स्पेशल एडिशनल अलाउंस 35,000। कन्वेंस अलाउंस 1,25,000 फुली टैक्सेबल है। उसके बाद हाउस रेंट अलाउंस 4,50,000। हाउस रेंट अलाउंस फुली टैक्सेबल है। हाउस रेंट अलाउंस के बाद आगे लिखा हुआ है डोनेशन टू अल शिफा ट्रस्ट। डोनेशन टू अल शिफा ट्रस्ट स्पेसिफाइड इन क्लॉज 61 ऑफ द सेकंड स्केड्यूल। सेकंड स्केड्यूल प्लस क्लॉज 61 है, ये टोटल इनकम में से माइनस होती है, इसको मार्क कर लें। रेंटल इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में लिखी जाएगी। प्रॉपर्टी टैक्स एंड इंश्योरेंस की कोई ट्रीटमेंट नहीं है। कंसिडरेशन रिसीव फॉर वकेटिंग द प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी वकेट करवाने की कंसिडरेशन रिसीव हुई है, उसमें से आपने 1 लाख रुपए एडवांस भी देना वापस। तो जितनी कंसिडरेशन मिली है उसमें से एडवांस माइनस करें, अदर सोर्सेज में आएगा, और बाकी जो अमाउंट बचेगी उसका 1/10 लेते हैं, पता ही आपको। उसके बाद लिखा हुआ है 2 फ्री बुफे डिनर, ये कंपनी की तरफ से मिल रहा है जी।
2 फ्री बुफे डिनर, उसके कूपन्स मिल रहे हैं। द डिनर कॉस्ट 2000 पर मंथ, डिनर की कॉस्ट जो है वो 2000 पर मंथ है। हर महीने आपको एक बुफे डिनर मिलता है, पर मंथ 2000 है, तो एनुअली कितनी हो गई 24,000, और ये टैक्सेबल होगी, फुली टैक्सेबल है। कंसिडरेशन पे मार्क कर लें, वो अदर सोर्सेज की आइटम है। उसके बाद गेन ऑन सेल ऑफ प्राइवेट कंपनी शेयर होल्डिंग पीरियड डिस्पोज ऑफ विद इन 12 मंथ, विद इन 12 मंथ है तो कैपिटल गेन में फुली टैक्सेबल होना है, मार्क कर लें इसको। शेयर फ्रॉम एओपी, शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम एओपी, आपको पता है एक्चुअल टैक्सेबल इनकम में शेयर फ्रॉम एओपी ऐड हो जाता है। कंट्रीब्यूशन टू द अप्रूव्ड पेंशन फंड, इस पर एवरेज रिलीफ मिलनी है। कंट्रीब्यूशन टू द अप्रूव्ड पेंशन फंड पर एवरेज रिलीफ मिलनी है। पर्सनल लीगल एक्सपेंडिचर, इसकी कोई ट्रीटमेंट नहीं है। ध्यान रखिएगा, वो चीज़ आ रही है, वो एडजस्टमेंट आ रही है जिसकी वजह से हमने इन तीनों क्वेश्चंस को पेंडिंग किया हुआ था, क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 20 को। लोन रिसीव फ्रॉम फादर थ्रू क्रॉस चेक, ये किस में आएगा, अदर सोर्सेज में आएगा, फुल एग्जाम है। ये वो एडजस्टमेंट आ गई है। अब क्या लिखा हुआ है देखें ज़रा ध्यान से देखें और कोशिश करें आपको अंडरस्टैंडिंग हो भाई क्या डिफरेंस है इसमें। इसकी कैप का कैप इसकी देखिए बेटा, ध्यान से पढ़े शाबाश, ताकि पता चले कि ये क्वेश्चन हमने क्यों पेंडिंग किया हुआ था। आपका एम्प्लॉयर आपको ये फायदा दे रहा है क्या कि 60% आपका टैक्स आपका एम्प्लॉयर पे कर रहा है। आपका 60% टैक्स कौन पे कर रहा है, ये बेनिफिट है। आप इसकी दो ट्रीटमेंट होनी है, ये पॉइंट ध्यान से समझ लीजिएगा। इसकी वजह से हमने पेंडिंग किया हुआ था। आपका जितना भी टैक्स बनता है ना, सारा दे रहा है, यहाँ इसमें लिखा हुआ है 60%। अगर यहाँ पे 100% भी लिखा होता ना, फिर भी कोई मसला नहीं था। 2, 3 में ऐसा ही होगा, तो करना कोई मसला नहीं। टेक्निक समझनी है, मसला समझना है। मसला ये है, ये हमें बेनिफिट हुआ ना, हमारा टैक्स हमारे एम्प्लॉयर ने पे कर दिया, उसकी अमाउंट होना ज़रूरी है, तो इसकी डबल ट्रीटमेंट होनी है। एक ये बेनिफिट है, एक तो ये क्या है, इसको यहाँ पर लिखना है 60% टैक्स बोर्न बाय द, जहाँ बाकी बेनिफिट लिखे हैं ना, तो यहाँ लिखना जी 60% टैक्स बोर्न बाय, आपका 60% टैक्स आपके एम्प्लॉयर ने बियर कर लिया है, बर्दाश्त कर लिया है। आपका 60% टैक्स आपके एम्प्लॉयर ने, उसकी अमाउंट लिखे ना, बेनिफिट है, अमाउंट लिखिए उसकी, कितनी अमाउंट है, भाई मसला ये है कि अमाउंट, बेनिफिट मिल रहा है, अमाउंट नहीं है। और ये भी याद रखें, आपका एम्प्लॉयर अगर आपका टैक्स देगा ना, तो वो आपका सैलरी का टैक्स देगा। ये नहीं कि आपके कारोबारों का टैक्स भी दे, आपकी प्रॉपर्टी का भी, आपके कैपिटल गेन का भी। मसला ये है, ये बेनिफिट है, लेकिन इस बेनिफिट की अमाउंट नहीं दी हुई। जब तक इसकी अमाउंट नहीं दी जाएगा, हम आगे कैसे चल सकते हैं? जब तक इनकम फ्रॉम सैलरी नहीं कंप्लीट होगा, हम प्रॉपर्टी पे कैसे जा सकते हैं, फिर कैपिटल गेन पर, फिर अदर सोर्सेज पर कैसे जा सकते हैं? एक बेनिफिट मिल रहा है लेकिन उसकी रकम ही नहीं दी हुई। ये इस क्वेश्चन का मसला है, इसका भी, क्वेश्चन नंबर 2 का भी, क्वेश्चन नंबर 3 का भी। चाहे यहाँ पे लिखा हो उसने आपका 80% टैक्स बर्दाश्त कर लिया, या ना लिखा होता तो क्या लिखा होता, 60% ना लिखा होता, 60% ना लिखा होता तो क्या लिखा होता, टैक्स पेड बाय द एम्प्लॉयर। उसका मतलब होना था उसने आपका सारा टैक्स दे दिया, 100% आपका टैक्स बियर किया। अब मसला ये, जब तक इसकी अमाउंट नहीं होगी हम आगे नहीं चल सकते। कैसे निकालें? तो हम कोशिश करते हैं कि इनकम फ्रॉम सैलरी की बाकी सारी इनकम आ जाए, उसकी मदद से हम ग्रॉसिंग अप करके ना ये फाइंड आउट करें कि आपका कितना टैक्स उसने बियर किया। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर रुककर इसको ऐसे छोड़कर इनकम फ्रॉम सैलरी की बाकी आइटम देखते हैं कितनी है। देखिए शाबाश, इसके अलावा इनकम फ्रॉम सैलरी की बाकी आइटम, देखे ना बेटा, इसके अलावा देखें इनकम फ्रॉम सैलरी और कोई है? एंड तक हमने क्वेश्चन पढ़ा है,
इनकम फ्रॉम फर्नीचर, फ्रूट प्रोसेसिंग, इनकम फ्रॉम स्टार्ट फॉर्म, सब लीज, मनी रिसीव एट मेच्योरिटी, रेंटल इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी यूज फॉर एग्री, कोई इनकम फ्रॉम सैलरी और नहीं है। तो आपने क्या करना है, यहां तक इनकम फ्रॉम सैलरी का टोटल करना है, यहां तक इनकम फ्रॉम सैलरी का, यहां लिखना है टोटल सैलरी इनकम एक्सक्लूडिंग 60% टैक्स बोर्न बाय एम्प्लॉयर। यहां तक टोटल करें 18,44,000। ये इनकम तो आ गई सैलरी इनकम, लेकिन कौन सी इनकम है ये, इसमें एक बेनिफिट शामिल नहीं है, एक्सक्लूडिंग। एक्सक्लूडिंग का मतलब है इसमें एक बेनिफिट हमें मिल रहा है लेकिन वो बेनिफिट इसमें शामिल नहीं है। बेनिफिट तो मिल रहा है लेकिन वो बेनिफिट इसमें शामिल नहीं है। जब तक वो बेनिफिट नहीं ना कैलकुलेट होगा हम आगे नहीं चलेंगे। तो हम आ जाते हैं सबसे एंड पे वर्किंग में, यहाँ पर हम वर्किंग करते हैं। अब वो बेनिफिट निकालने का तरीका समझें, इसको कहते हैं ग्रॉसिंग अप करना। क्या कहते हैं, हम बाय वे ऑफ ग्रॉसिंग अप, बाय वे ऑफ ग्रॉसिंग अप हम फाइंड आउट करेंगे कि उसने हमारा कितना टैक्स बियर किया है। ग्रॉसिंग अप का फॉर्मूला क्या है, ग्रॉसिंग अप का फॉर्मूला क्या है, ग्रॉसिंग अप करने का फॉर्मूला है ग्रॉस टैक्स मल्टीप्लाई बाय 100/100 माइनस आर मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज टैक्स बोर्न बाय एम्प्लॉयर। ये फॉर्मूला याद रखना है, ग्रॉस टैक्स मल्टीप्लाई बाय 100/100 माइनस आर मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज टैक्स बोर्न बाय द एम्प्लॉयर, परसेंटेज टैक्स बोर्न बाय द एम्प्लॉयर। पहले तो ग्रॉस टैक्स निकालते हैं ना, फिर मैं बताता हूं आपको वन बाय वन। सबसे पहले क्या निकालने, ग्रॉस टैक्स का मतलब है टैक्स निकाले, टैक्स ऑन सैलरी इनकम। वो जो उसकी सैलरी इनकम आपने निकाली है ना 18,44,000, इसे 18,44,000 पर पहले टैक्स कैलकुलेट करें। टैक्स कैलकुलेट करने के लिए क्या देखना पड़ेगा, टैक्स रेट का टेबल देखना पड़ेगा। देख के बताएं, शाबाश, देखें शाबाश, सब लोग देखा करें उसी वक्त। टैक्स रेट का टेबल देखें और बताएं, शाबाश। फोर स्लैब की रेंज है 18 लाख से लेके 25 लाख तक। 18 लाख तक फिक्स टैक्स कितना है 90,000, और 18 लाख से जितनी इनकम आपकी ज़्यादा है 44,000, इस पर कितना टैक्स है 15%। 96,600 ये सैलरी का टैक्स है, लेकिन ये असल सैलरी का टैक्स नहीं है। अगर मैं कहूँ नहीं इसका 60% उसने बर्दाश्त किया था, सैलरी पूरी नहीं है, वो 18,44,000 है ना, ये पूरी नहीं है, इसमें एक बेनिफिट कम है। कौन सा बेनिफिट कम है, टैक्स बोर्न बाय द, इसमें एक बेनिफिट ही नहीं है। अगर इसमें एक बेनिफिट नहीं है इसका मतलब है ये टैक्स भी कम है। अगर बेनिफिट शामिल होता तो ये 18,44,000 ना होती, ज़्यादा होती ना। उसने आपका टैक्स बियर किया, उस वो टैक्स आपका बेनिफिट है, जितना उसने आपका टैक्स बियर किया वो आपका बेनिफिट है, लेकिन उसकी अमाउंट ही नहीं दी। अमाउंट नहीं दी हुई तो हम सैलरी इनकम पूरी नहीं लिख सके ना। सैलरी इनकम पूरी नहीं लिखेंगे तो टैक्स भी पूरा। तो इस टैक्स को ग्रॉस अप करना है, बढ़ाना है, असल जगह पर लेके जाना है। इधर व्हाइट बोर्ड पे ध्यान रखिएगा ज़रा। एक ही क्वेश्चन ऐसा मैं समझाने लगा क्योंकि एक ही इशू है, आप इसको समझ लें तो बाकी सब में काम आ जाएगा।
ग्रॉस टैक्स है 96,600 मल्टीप्लाई बाय 100 ओवर 100 माइनस आर, आर इज इक्वल टू ग्रॉस टैक्स रेट मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज टैक्स बोर्न बाय एम्प्लॉय। ग्रॉस टैक्स रेट को मल्टीप्लाई कर दिया जाए टैक्स बोर्न बाय एम्प्लॉयर के साथ, तो आपके पास आर की वैल्यू आ जाती है। ग्रॉस टैक्स रेट है ये 15%, आपका जो टैक्स रेट लगा है ना आप पर, वो 15% लगा है। कितने फीसद आपका टैक्स बियर कर रहा है वो? अगर 100% होगा तो 100% लिख देंगे। यहां पे लिखा हुआ है 60% आपका टैक्स बियर कर रहा है, तो 15% का 60% ले लें या 60% का 15% ले लें, कितना आएगा? 9%। पंद्रह फीसद मल्टीप्लाई बाय 60 कितना आ जाएगा? 9%। तो यहाँ 9% लिखिए। मल्टीप्लाई बाय 100 ओवर 100 माइनस आर मल्टीप्लाई बाय कितने फीसद उसने आपका टैक्स बियर किया? 60%। मैं बता रहा हूँ, अगर लिखा होता ना 60% ना लिखा होता तो क्या लिखा होना था? टैक्स पेड बाय द एम्प्लॉय। इसका मतलब था उसने आपका 100% टैक्स बियर कर दिया। तो फिर आपने यहाँ पर 15% को किसे मल्टीप्लाई करना था? 100 के साथ, तो 15% ही आ जाना था क्या नहीं? 15% का 100% है तो 15% ही आना था। मल्टीप्लाई बाय क्या करना था फिर? 100% कर देना था। अभी 60% 60% लिख लिया। इसको सॉल्व कर लें, देखिएगा जरा क्या होगा। बड़ा मैजिकल फॉर्मूला है। ग्रॉसिंग अप 100 ओवर 91 मल्टीप्लाई बाय 60, 100 ओवर 91 मल्टीप्लाई बाय 60। इसको सॉल्व करें। परसेंटेज से काट जाएगी ना, करें जरा इसे, शाबाश सॉल्व करें इसे। 96,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 91 मल्टीप्लाई बाय 60, 63,000। ये वो 60% टैक्स है जो उसने आपका बियर किया है। ये वो क्या है जो उसने आपका बियर। दिखाई दे। मेरा भी ये चेंज है। अभी आगे 63, 69, 13 डिवाइडेड बाय 100, 96,600 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 91 मल्टीप्लाई बाय 0.60। अच्छा, ये परसेंटेज कटेगी ना, ये इसकी परसेंटेज वैसी रहेगी। तो ये आएगा जी 60% का मतलब है जी 60 ओवर 100 लिख लें या 0.60 लिख लें, तो ये आ जाएगा जी ग्रॉस जो टैक्स बोर्न किया ना वो ये वाला है। ये वो 60% टैक्स है टोटल टैक्स का। टोटल टैक्स का वो 60% पोर्शन है जो उसने आपका बियर किया। अगर 100% किया होता ना तो हम ये 60 की बजाय क्या लिखते यहाँ पर? 100% लिखते। ये हमने पहले ही निकाल लिया है। अब इसको वापस यहाँ लाकर लिखें, ऐड 60% टैक्स बोर्न बाय एम्प्लॉयर। कितना टैक्स उसने आपका बियर किया है? 692। ये अब आएगी टोटल सैलरी इनकम। अब ये जो टैक्स बोर्न बाय द एम्प्लॉयर है, मेरी बात जरा सुने ध्यान से, ये जो टैक्स बोर्न बाय एम्प्लॉयर है इसका दूसरा इफेक्ट क्या होना है? अब आपने कैलकुलेशन कर ली, अब इसको भूल जाना है। कैलकुलेशन कर ली ना आपने, आपके पास वो अमाउंट आ गई जो उसने आपका टैक्स बोर्न किया हुआ 63,692। अब बताएं टोटल सैलरी इनकम कितनी आती है?
$7,092। अब आपकी सैलरी इनकम कंप्लीट हो। अब ये क्वेश्चन बाकी क्वेश्चन जैसा बन गया। अब ये क्वेश्चन एग्जैक्टली बाकी जो सारे क्वेश्चन किए ना उन जैसा बन गया। एंड पर जब टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स करना है, उधर क्या करते हैं जाके आप, टैक्स पेड बाय द एम्प्लॉयर, कितना करेंगे भला, 63,000। याद है ना क्वेश्चन नंबर 4 भी किया था हमने। देखिए ज़रा क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 4, ज़रा निकालें ज़रा, जहाँ तक मुझे याद है क्वेश्चन नंबर 4 ही है। लिखा हुआ है टैक्स बोर्न बाय द एम्प्लॉयर, 4 में था या 5 में था, हाँ जी नहीं 4-5 में नहीं है। टैक्स ऑफ एम्प्लॉय बोर्न बाय द एम्प्लॉयर था ना एक में यार क्वेश्चन में, उसकी 2 ट्रीटमेंट हमने की थी ना, एक ट्रीटमेंट इनकम फ्रॉम सैलरी में और एक ट्रीटमेंट टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स में। तो इसकी एक ट्रीटमेंट तो हमने कर ली है ना, कहाँ लिखा है इसे भला, कहाँ लिख लिया, इनकम फ्रॉम सैलरी में लिख लिया है ना। अब दूसरा इफेक्ट इसका क्या होना है भला, दूसरा इफेक्ट क्या होना है, इसे टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स में लिखना है। भाई आपका टैक्स आपके एम्प्लॉयर ने दे दिया ना, तो एक इफेक्ट तो आपने यहाँ लिख लिया ना, ये इनकम है आपकी। दूसरा इफेक्ट कहाँ पर लिखना है, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स में। जी क्या लिखा हुआ है, डिडक्टेड नहीं, टैक्स ऑफ एम्प्लॉई बोर्न बाय द एम्प्लॉयर। एडजस्टमेंट है टैक्स ऑफ एम्प्लॉई बोर्न बाय द, टैक्स ऑफ एम्प्लॉई बोर्न बाय द एम्प्लॉई का टैक्स अगर एम्प्लॉयर दे देगा ना, एम्प्लॉय का टैक्स अगर, तो उसके 2 इफेक्ट होते हैं, इनकम फ्रॉम सैलरी में भी लिखा जाता है और टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स में भी लिखा जाता है। हमने एडजस्टमेंट पढ़ी हुई है। अब बाकी वाला क्वेश्चन आपने खुद करना है। मेरा जो काम समझाने वाला था वो ये था, जो चेंज था। दूसरा इफेक्ट मैंने आपको बता दिया इसका, क्या बोला, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स में लिखना, जो रूटीन में करते आ रहे हैं। मसला ये ग्रॉसिंग आप समझने का था। ग्रॉसिंग आपका फॉर्मूला क्या है, ग्रॉस टैक्स मल्टीप्लाई बाय 100/100 माइनस आर मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज टैक्स बोर्न बाय द एम्प्लॉयर। आर का मतलब भी समझा दिया, क्या मतलब है, ग्रॉस टैक्स मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज टैक्स बोर्न बाय द एम्प्लॉयर। ठीक हो गया जी। इससे जो टैक्स आएगा ये वो टैक्स होगा जो उसने आपका बोर्न किया है, वो आपने इनकम फ्रॉम सैलरी में ऐड कर देना। सही हो गया जी। अब ये आपके 21 तक न्यूमेरिकल हो गए, 21 तक सारे हो गए ना। 2-3 मैंने कहा इसी की बेस पे हो जाएगा, 2-3 और 20 इसी की बेस पे हो जाएगा। 2-3 कीजिएगा, 20 कीजिएगा, इस क्वेश्चन को कंप्लीट कीजिएगा। कोई मसला हुआ तो पूछ लीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह अगर आपको ये आज का लेक्चर समझ आ गया तो मसला नहीं होगा। 21 तक कर लें, बाकी 22, 23, 24 ये आपका होमवर्क है, आपने प्रैक्टिस करनी है अपने लिए, अपने लिए प्रैक्टिस करनी है। इनको करें, कोई मसला हुआ तो मुझसे पूछ लीजिएगा। अदरवाइज़ मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह आपके पास फॉर्मेट भी है, अगर फॉर्मेट भी आपने समझा हुआ है, नोट्स भी आपके पास हैं, तो आपको प्रॉब्लम कोई नहीं होगी इंशाअल्लाह। ठीक है जी।